तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज भगवान जी की वस्त्र बदलने से। सर्दियां आ गई हैं और मतलब अब ऐसी सर्दी आ गई कि आधे आस्तीन का स्वेटर मैं खुद भी पहनने लगी हूँ। तो जब मैं पहनती हूँ तो फिर साथ में भगवान जी के भी गर्म कपड़े में निकाल के रख देती हूँ। निकाल तो पहले ही दिए थे, दिवाली के बाद ही मैंने उनका जो गर्म कपड़ों का डब्बा था वो आगे को थोड़ा सा करके रख दिया था, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो पहनाने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब निकालने में ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ये आज जो है ठंड भी, सुबह जो है टेम्परेचर बहुत डाउन था और ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर मेरा तो गला बिल्कुल बैठा हुआ है, तो भगवान जी को जब स्नान कराया था तो उनको उनके वुलन कपड़े पहना दिए थे। और अब एक जो नई चीज मैंने अपने रूटीन में शामिल कर ली है वो है थोड़ा सा धूप सेकने वाला। जो मैं आपसे, मेरे ख्याल से मैं हर साल आपके साथ शेयर करती हूँ ये चीज, कि मैं कोशिश करती हूँ कि ये आधा घंटा कम से कम धूप सेक लूं, क्योंकि उसके बाद देखिए टाइम नहीं मिलता। अब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कभी कुछ पढ़ो तो पता चलता है कि मॉर्निंग वाली धूप बहुत अच्छी होती है, या कोई कहता है इवनिंग वाली धूप अच्छी होती है। और लेकिन जब आपके पास ऐसा समय ही ना हो, कि आपके पास ना मॉर्निंग में टाइम हो ना इवनिंग में टाइम हो, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब मौका मिले, जैसा मिले, उस वक्त धूप के जो है फायदे उठा लो। क्योंकि बहुत तेज धूप में तो देखिए नहीं बैठा जाता, लेकिन अभी जो मौसम जिस तरीके का हो गया है, इसमें धूप की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट होने लगी है। लगता है कि हाँ, थोड़ा सा धूप में बैठने का मन करने लगा है। तो मेरे पास ये ही एक टाइम रहता है जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद और लंच बनाने के बाद ऑफिस निकलती हूँ। उससे पहले आधा घंटा कोशिश यही रहेगी मेरी अब पूरा विंटर्स की, थोड़ा सा जल्दी काम निपटा के कुछ टाइम छत पे, और नहीं तो नीचे ही जहाँ पे धूप आती है वहां पे थोड़ी देर बैठ जाऊं। और वैसे आज कपड़े थे तो मैं छत पे आ गई हूँ, नहीं तो मैं नीचे ही धूप सेक लेती हूँ। और जो मेरी बेटी है उसको भी साथ में बिठाती हूँ अपने साथ, बट अभी वो सो रही थी। और ये पहला दिन है एक्चुअली जब मैंने धूप सेकना शुरू किया है, तो फिर उसके बाद जब मैंने धूप सेकी थी तो मैं अपनी डॉटर को भी साथ में बिठा लेती हूँ। बच्चे लोग निकलना नहीं चाहते हैं धूप में, लेकिन बहुत जरूरी है धूप से खुद भी सीखना और उनको भी सिखवाना। तो थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा समझा के, थोड़ा सा डांट डपट के साथ में लेके बैठ जाती हूँ उसे। और आधा घंटा घड़ी देख के ही बैठती है वो भी। उसके बाद कहती है मम्मी हो गए आधे घंटे, और फिर वो चली जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है। और धूप की ओर, मतलब सन की ओर मुंह करके बैठना, आंखों में धूप लगती है तो मतलब बड़ा आनंद सा आता है और नींद सी भी आती है एक्चुअली। तो मेरी वैसे यहाँ पे छत पे एक चटाई रखी रहती है और मुझे ढूंढनी पड़ेगी, लास्ट विंटर्स मैंने पता नहीं कहाँ रख दी और मुझे अभी ना तो ध्यान आ रहा है ना ही मिल रही है वो। तो जैसे ही वो चटाई मिलेगी मैं यहाँ छत पे लाके रख देती हूँ, और जब कपड़े तहाने आती हूँ, मतलब लेने आती हूँ, तो मैं यहाँ पे चटाई बिछा के थोड़ी देर उसी में लेट जाती हूँ। तो एक झपकी भी आ जाती है और ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सा धूप भी शरीर को लग जाती है। देखिए सारा खेल जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट का है। हम पूरा दिन घर में रह के भी टाइम नहीं निकाल सकते, और घर बाहर दोनों काम मैनेज करके भी टाइम निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जो जिस चीज को आप प्रायोरिटी दोगे ना वो चीज आपको मिल जाती है। जैसे अभी विंटर्स हैं, देखिए गर्मी में तो हम नहीं सेक सकते धूप, तो सर्दियों में सेक सकते हैं। तो इस वक्त किसी भी और काम से ज्यादा जरूरी है आधा घंटा शरीर को धूप लगाना। तो मैं, अगर इस वक्त मुझे कुछ और भी अर्जेंट काम होगा ना, तो मैं उसको थोड़ा सा डिले कर दूंगी या पोस्टपोन कर दूंगी या उसको सेकंड नंबर पे रखूंगी। लेकिन ये वाला जो रूटीन है इसको मैं इस पे स्टिक रहती हूँ जब तक कि धूप सहने लायक रहती है। अब बाद में बहुत ज्यादा तेज लगने लगेगी धूप विंटर्स के एंड में, तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन पूरा विंटर्स ट्राई यही करती हूँ कि थोड़ी देर ही सही, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट ही सही, लेकिन धूप में बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने यहीं पे कपड़े तहा लिए, तो 5-7 मिनट इसमें लग जाते हैं। और कपड़े तहाने, वैसे जो छत में कपड़े तहाने का सिस्टम है ये सिर्फ विंटर्स में ही होता है, और नीचे एक टॉवल या कुछ ऐसा बड़ा चादर बिछा के उसके ऊपर मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और यहीं से ही कपड़ों को सेग्रीगेट भी कर लेती हूँ। जैसे मेरे कपड़े हैं वो मेरे अलमीरा वाले अलग कपड़े, बच्चों वाले अलग कपड़े, हस्बैंड वाले हैं वो सब अलग, यहीं पर तहाते तहाते ही कर लेती हूँ, जिससे कि नीचे जाके फिर टाइम वेस्ट ना हो। और जो मेरी मदर इन लॉ और जो मेरी सिस्टर इन लॉ के कपड़े हैं वो अलग रख के इस तरीके से बंडल बना के यहीं से ले जाती हूँ। तो थोड़ा सा इजी गोइंग भी रहता है, टाइम यहाँ पे बच भी जाता है, और 5-7 मिनट जो मैं नीचे कपड़े तहाती उससे अच्छा मैं यहीं तहा लेती हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और देर धूप में बैठने को या खड़े होने को मिल जाता है। और इससे पहले जो व्लॉग गया था ना वो इस यही धूप में ही बैठ के मैंने एडिट किया था, उसका जो थंबनेल है। और अगर मैं सो नहीं रही होती, धूप में लेटी नहीं होती, तो फिर मैं यूट्यूब का ही कुछ काम कर लेती हूँ। शो रहता है ऊपर तो वॉइस तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ इस तरीके की थोड़ी बहुत एडिटिंग या थंबनेल वगैरह बनाना मैं यहाँ पे कर लेती हूँ बैठ के आराम से। तो ये वीडियो का थंबनेल मैंने इसी दिन
इसी दिन बनाया था। इसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकली। जाने से पहले जो मैंने आपको साड़ी लास्ट वीडियो में शेयर की थी, आर्ट सिल्क वाली, उसका मुझे ब्लाउज स्टिच होने के लिए देना था। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं, अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो एक यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत थी कि जो टेलर भैया थे उन्होंने साफ कह दिया था कि ये जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है, ये दुबई में भी ब्लाउज मिल के लिए कम सकता है, है आपका। तो कंफर्म नहीं अगर आप टेलर साड़ी से। ले रहे हो तो ये चीज दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा कि हो सकता है, क्योंकि मुझे जो स्लीव्स चाहिए थी वो चाहिए थी कोहनी तक, और उनका कहना था कि कोहनी तक स्लीव्स नहीं बन पाएगी। तो अगर आप बिना मतलब कोहनी तक नहीं बनाने वाले हैं तो ठीक है, ब्लाउज का कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोहनी तक आप बना रहे हैं या 3 फुट बना रहे हैं या फुल स्लीव बना रहे हैं तो ये कपड़ा छोटा पड़ेगा। तो फिर मैं ऑफिस से आते समय फिर मार्केट की ओर निकल गई और एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा शाइनी फैब्रिक में मैंने कपड़ा लिया, क्योंकि जो ओरिजिनल फैब्रिक था उसमें हल्की हल्की शाइन थी। और मैं रूबिया या किसी कॉटन के कपड़े का ब्लाउज पर्सनली नहीं स्टिच करवाना चाह रही थी, क्योंकि ब्लैक कलर का अस्तर वाला ब्लाउज बन जाएगा तो मेरी बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएगा। ये सोच के फिर मैंने थोड़ा सा शाइन वाला कपड़ा लिया। ग्लेज कॉटन ढूंढ रही थी मैं, लेकिन उसमें मुझे मतलब वो शाइन नहीं दिखी। तो फिर मैं कुछ डिफरेंट फैब्रिक यहाँ से मैंने लिया। ये बरेली का बाजार है जो आप देख रहे हो वीडियो में। तो वो कपड़ा लेके फिर मैं घर आ गई। टेलर के वहां नहीं गई क्योंकि बहुत लेट हो गया था। फिर अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ऑफिस के लिए निकलूंगी तब ये जो कपड़ा है उनको दे के ब्लाउज स्टिच करवाने के लिए दे दूंगी। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट पर्सनली कर दी थी कि मेरा और मेरी बेटी दोनों का ही ब्लाउज बहुत अर्जेंट है, आप जल्दी से रेडी करो, क्योंकि इसी को हमने पहनना है। तो उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बता के नेक्स्ट डे जो ब्लाउज है वो दे दिया था। तो उन्होंने कह दिया था कि मैं कोशिश करूंगा बनाने की पूरी। अच्छा, अगर इस वक्त मेरे पास टाइम होता तो मैं कोशिश करती कि खुद ही स्टिच करूं। वैसे मेरा ब्लाउज में बहुत हाथ साफ नहीं है तो मैं नहीं ज्यादातर स्टिच करती। और कोशिश तो ये मतलब ज्यादातर तो अब रेडीमेड ही ब्लाउज आने लगे हैं, तो जो साड़ी के साथ के फैब्रिक आते हैं उनको स्टिच कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन ये जरूरी था स्टिच करवाना। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना, आपको मैं शाम की डिनर की क्लिप्स दिखा रही हूँ। तो बेसन जमा के एक सब्जी बनती है जो शायद मैंने आपके साथ बहुत पहले भी शेयर करी हुई है। तो इसकी जो रेसिपी है ना, मैंने डिटेल में शेयर करी है आपके साथ यहाँ पे, जिससे कि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो बेसन जो है वो घोल लेना है, पतला पतला घोल, जैसे आपने कंसिस्टेंसी भी देखी ना। उसमें नमक ऐड कर देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल में जीरे का छौंक लगाना है, और ये जो बेसन हमने भिगो के रखा था बैटर, इसको हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल पतला बैटर लेना है। इसमें किसी भी तरीके का सोडा या इनो मैं नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि इतना पतला और रनी बैटर रहता है कि जो इसकी पकौड़ियाँ बनती हैं या जो बर्फी टाइप का जो हम शेप कट करते हैं वो बहुत सॉफ्ट बन जाता है। तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती किसी भी तरीके का इनो वगैरह मिलाने की। तो जब ये डालने के साथ हल्के हल्के जमने लगेगा तो उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। इसको लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, बस इतना है कि इतनी नजर रखनी है कि ये तली में चिपके नहीं, जले नहीं। तो इतनी देर में फिर मैं यहाँ पे उसको चलाती भी जा रही हूँ और अपना जो मसाला है सब्जी का, ग्रेवी का, वो भी बना रही हूँ। तो ग्रेवी का मसाला आप जैसे भी बनाते हो वैसे बनाओ, लेकिन जो बर्फी है वो मेन चीज है यहाँ पे। इसके साथ आप काजू वाली ग्रेवी भी बना सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बेसन है इसकी जो पकौड़ियाँ बनेंगी वो काफी साइज उसका जो है फूल जाता है ग्रेवी में जाने के बाद, तो ग्रेवी वैसे भी गाढ़ी हो जाती है। और अगर आप चाहते हो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनाना काजू वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकौड़ियाँ ग्रस में यानी कि ग्रेवी में जाते ही सॉफ्ट हो जाती हैं। बस बनाने से पहले इतना ध्यान रखना है कि जो पकौड़ियाँ बने वो तलने के बाद सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट नहीं होंगी, कड़क होंगी, तो फिर उस वो ग्रेवी को अब्जॉर्ब नहीं करती। तो यहाँ पे ना ये जो बेसन है इसको तब तक हमें चलाना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ देना लगे हल्के हल्के। और जब आप इसका एक छोटा सा गुल्ला सा लेंगे हाथ में, मतलब बेसन का जो ये बन रहा है वो हाथ में चिपकता नहीं है। उसका आप छोटा सा एक टुकड़ा लेके हाथ में गोल गोल घुमाएंगे तो वो गोला सा बन जाए, गोली सी छोटी सी बन जाएगी, चिपकेगी नहीं हाथ में। तो ये पहचान है कि आपका जो बेसन है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। और हमने कढ़ाई में तेल लिया था ना, तो इस वजह से बेसन जो है कढ़ाई में चिपकता भी नहीं है। और इसी कढ़ाई में मैं बाद में जो पकौड़ियाँ हैं उनको तल लूंगी। तो ये देखिए, ये पहचान है। लग जाते हैं इसमें 5 से 7 मिनट इसको पकाने में, और पूरा टाइम हिलाने की जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में हिलाते रहना है। उसके बाद जब ये लगा मुझे कि अब ये अच्छे से हो गया है कुक, जमाने वाली कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है, तो फिर मैंने एक प्लेट के थाली के बैक साइड में थोड़ा सा ऑयल लगा के अब ये जो बेसन है इसको मैं इसमें फ्लैट सरफेस में मैं रख दूंगी, और इसको हम गीले हाथ से मतलब फ्लैट फ्लैट करके इस प्लेट में जमा लेंगे। और थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी बर्फी के पीस जो है शेप में कट कर लेंगे। बहुत इजीली कट जाता है और बहुत ही इजीली रिमूव भी हो जाता है थाली से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे गर्म होता है तो मैं
आप जो हो हाथ में पानी लगा के इसको थपथपा के इसको थाली में फ्लैट करेंगे। मेरे हाथ बहुत जलते हैं इसलिए मैं कटोरी की हेल्प लेती हूँ। तो एक बर्तन में पानी लेके कटोरी का जो बैक साइड होता है उसको पानी में डिप करके इस तरीके से मैं इसको चपटा कर रही हूँ थाली के ऊपर। तो ये अच्छे से फैल जाएगा। और थाली को हमने ग्रीस करा हुआ है ऑयल से, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये जो कढ़ाई में खुरचन बची हुई है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको खुरच के पूरा अच्छे से निकाल लेंगे। चाहो तो आप इसी बर्फी में इसको जमा सकते हो इस खुरचन को, और नहीं तो एक कटोरी में अलग करके रख लो। ये ग्रेवी जब बन जाती है तो उसको गाढ़ा करने के काम में आता है, तो इसको हटाना नहीं है, फेंकना नहीं है। तो ये जब जम गई, मतलब बर्फी का जो ये बेस है ये मैंने लगा दिया, जमा दिया। उसके थोड़ी देर बाद मैंने इसको फिर कट करा। गरम गरम भी काटोगे ना तो कट जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने एक बार पहले कट करके देखा, फिर मुझे लगा कि शेप बिगड़ जाएगा, तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब थोड़ी ठंडा हो गया था फैलने के बाद, तो फिर मैंने हाथ की हेल्प से थोड़ा इसको और अच्छे से फ्लैट कर दिया। अभी जो इसमें लगी हुई है खुरचन सारी की सारी, इसको मैं निकाल लूंगी। और कढ़ाई को वैसे धोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत इजीली निकल जाती है खुरचन। कढ़ाई बिल्कुल भी जलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी में रहती हूँ तो मैंने इसको धो दिया था। अदरवाइज आप इसको जस्ट सारी खुरचन को निकाल के इसको पोंछ के इसमें तेल डाल के यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जो बचा हुआ जितना भी इसमें था उसको मैंने कटोरी में निकाल दिया, उसके बाद कढ़ाई को धो लिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे और उसको करेंगे गरम। अब ये जो बेसन की हमने रोटी सी बनाई है ना, इसको पीसेस में कट कर लेंगे। अच्छा ये है कि ये जो बेसन है, पहले तो ये पकौड़ियाँ तेल में जाके फूल के थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद ये जब ग्रेवी में जाती हैं तो और फूलती है। तो जो आप बर्फी काटेंगे ना, बहुत छोटे छोटे शेप की काटिएगा। चाहे आप जो बर्फी होती है उस शेप का काटें या चौकोर शेप में, जो भी आपका शेप पसंद है उसमें काट सकते हैं। बस छोटा रखिएगा साइज, क्योंकि ये बहुत फूल जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो जब आप कटोरी में सब्जी डालोगे ना, तो जब बड़ी बड़ी हो जाती तो एक कटोरी में 2 ही बर्फी आ पाती हैं इसलिए छोटा साइज कट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो चाकू में लगता जा रहा है मैं उसे उस कटोरी में डालती जा रही हूँ। सारा का सारा जो बेसन है सब यूज हो जाता है ग्रेवी में, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है इसमें। तो इस तरीके से छोटे 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 पीस कट कर लेने हैं। और उसके बाद ये जो ऑयल है इसमें हम इसको तल लेंगे। तो बहुत ज्यादा देखिए इसको कुक करने की जरूरत, तलने की जरूरत बहुत देर तक नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड है बेसन। तो बहुत थोड़ी देर के लिए हम इसको तलते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेना है, ना ही बिल्कुल ठंडा होना, मतलब थोड़ा सा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठीक ठाक टेम्परेचर जब हो जाए तेल का, हल्का हल्का धुआं आने लगे, तब हम इन पकौड़ियों को तेल में छोड़ेंगे। अच्छा ये जो पकौड़ियाँ हैं जब बनती हैं ना, बहुत इजीली प्लेट से छूट जाती हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। ये देखिए मैं इसको दबाऊंगी, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट बनती है। बिल्कुल भी, मतलब आप इसको फ्राई करके ऐसे ही भी मतलब खा सकते हो स्नैक की तरह, इतनी यम्मी होती है ये। और बस इसको हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे ऑयल में, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। जैसा कि मैंने बोला, आप डालेंगे उसके बाद फटाफट हिलाइएगा, जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती है और बहुत ही ज्यादा बनती है खस्ती। क्योंकि जो बेसन था वो बहुत पतला हमने घोल रेडी किया था, तो इसमें किसी भी तरीके का सोडा वोडा नहीं डालने के बाद भी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये फ्राई हो जाएंगी, उधर ग्रेवी के लिए जो मसाला है वो रेडी है। और बस मसाला जैसे आप नॉर्मल सब्जी बनाते हैं, जो भी तरीका आपका ग्रेवी बनाने का है आप वैसे बनाइए और उसमें पकौड़ियाँ ऐड कर दीजिए। तो कई बार जब समझ में नहीं आता ना, खासतौर से अभी तो विंटर्स हैं तो बहुत सारा जो सब्जियों के ऑप्शंस हैं अवेलेबल रहते हैं। बट खासतौर से जो गर्मियाँ आती है ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाए सब्जी डिनर में, तब ये इस तरीके की चीजें बहुत काम आती हैं। कुछ कुछ गट्टे वाली सब्जी जो बनती है ना, उस तरीके का ही आप इसको मान सकते हैं रेसिपी। बस वो शायद बॉईल होते हैं, ये फ्राई होती है। तो ये देखिए पकौड़े इतनी अच्छी अंदर तक देखिए पकी हुई है और बहुत सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। ग्रेवी में जाके और बड़ी साइज की फूल जाती हैं। तो इसके बाद जो हमने प्याज टमाटर और लहसुन अदरक हरी मिर्च का मसाला रेडी किया था, उसको हम बस जस्ट डालेंगे ऑयल में, फ्राई करेंगे। पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जो पकौड़ियाँ हैं वो बहुत सारी ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो फिर ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और रसा बिल्कुल भी नहीं रहता सब्जी। जैसे अगर आप चपाती डुबो के खाने के लिए, जो रसा रहता है ना वो पूरा का पूरा सूख जाता है, तो थोड़ा सा पतला रखेंगे ग्रेवी को। और हमारे घर में वैसे भी ग्रेवी बहुत मतलब पतली ही खाई जाती है, गाढ़ी ग्रेवी कम पसंद करते हैं, तो मुझे और भी ज्यादा थोड़ा सा पतला बनाना पड़ता है। और जब ये ग्रेवी थोड़ी देर के लिए कुक हो जाए, मतलब ऐसा नहीं करना आपने कि पहला उबाल लगाया और आपने पकौड़ियाँ ऐड कर दी, तो नहीं तो आपकी पकौड़ियाँ पूरी ग्रेवी पकने तक फूट जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और ग्रेवी में ही घुल जाएंगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनती है पकौड़ियाँ। पहले आप ग्रेवी को पका लेंगे 5-7 मिनट के लिए और बंद करने से 1 मिनट पहले पकौड़ियाँ डालेंगे और बस 1 डेढ़ 2 मिनट के राउंड पका के बंद कर देंगे, सब्जी तैयार हो जाएगी।
अच्छा, ये जो मैं क्रीम बनाती हूँ डीआईवाई घर पे, उसकी रेसिपी पूछ रहे थे आप। तो बहुत देखिए इजी है बनाना, और चांस की बात है कि जब कमेंट आया ना उसी वक्त मेरी खुद की भी खत्म हो रही थी, तो मुझे वैसे भी बनानी थी, और समय पे आपका कमेंट आ गया तो मैं अभी बनाते वक्त शेयर भी कर रही हूँ। तो ये मेरी डॉटर के हाथ थे, और मैं इसमें आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि मतलब कितना डिफरेंस आ जाता है इसको लगा के। और पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देख के ही इसको जस्ट थोड़ा सा बना के देखा था, और मुझे इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, तो फिर मैं इसको तब से कंटिन्यूअस बनाती हूँ और लगाती हूँ, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन सिर्फ पैरों में लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है और मुझे चेहरे पे जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो एलोवेरा जेल चाहिए, दूसरा कोई सा भी थिक ऑयल चाहिए, चाहे आप कैस्टर ऑयल ले लो, जिसको अरंडी का तेल भी बोलते हैं, या बादाम का तेल, या आलमंड ऑयल इसको कहते हैं, वो ले सकते हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा ग्लिसरीन। एलोवेरा जेल, कोई सा भी थिक ऑयल, और ग्लिसरीन, इन 3 चीजों से ये जो क्रीम है बनेगी। और तीनों का जो रेशियो है वो 1:1:1 का लेना है। यानी कि अगर आप 1 चम्मच जेल ले रहे हैं तो 1 ही चम्मच तेल लेंगे, 1 ही चम्मच ग्लिसरीन लेंगे, और ये जो लोशन या क्रीम जो भी कह लो, ये बन के रेडी हो जाता है। तो जो एलोवेरा जेल लिया है मैंने, वो मैंने पतंजलि का लिया हुआ है, किसी भी ब्रांड का लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पतंजलि का एक और आता है, ये अपना येलो कलर का केसर वाला, उससे भी मैंने बनाया हुआ है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा कलर में डिफरेंस आ जाता है, बाकी उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक सही बनता है दोनों से। तो ये मेरा जो जेल है ना, इसे मैं बहुत 2 से 3 बार बना चुकी हूँ, और मेरे ख्याल से मैं शायद तीसरी या चौथी बार बना रही हूँ, तो ये मेरा खत्म हो रहा है, इसलिए ट्यूब से निकलने में प्रॉब्लम कर रहा था। तो फिर मैंने बाद में इसका जो ट्यूब का बैक साइड है उसे कट करके जितना भी एलोवेरा जेल है वो चम्मच से निकाल लिया था। तो ये मैंने एलोवेरा जेल को खत्म भी करना है, इसलिए फिर मैंने जितना भी एलोवेरा जेल निकल के आ रहा है उसी हिसाब से बाकी चीजें मिला लूंगी, और ये जो लोशन है ये बन जाएगा। तो ये पूरा अच्छे से निकाल के जो एलोवेरा जेल था ऑलमोस्ट 4 टीस्पून भर के हो गया था। तो 4 टीस्पून एलोवेरा जेल लिया है मैंने एक कटोरी में, और 4 ही टीस्पून हम कैस्टर ऑयल लेंगे। कोई भी कट नहीं है, वीडियो में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल भी कट नहीं है, जैसे दिख रहा है आपको बस वैसे ही बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही ईजी है बनाना। और ये जब पूरी ट्यूब मैंने अच्छे से खाली कर ली, उसके बाद जब मतलब ये ऑलमोस्ट 4 चम्मच के राउंड एलोवेरा जेल निकल के कटोरी में आ गया था। अब जो है इसमें ये जो ग्लिसरीन है ये और कैस्टर ऑयल, ये 2 चीज डालेंगे। तो ग्लिसरीन भी मेरी एक बार यूज हुई हुई है, और ये भी मतलब इसके बाद एक और बार क्रीम बनेगी तो ग्लिसरीन मेरी खत्म हो जाएगी, तो 4 टीस्पून के राउंड ही ग्लिसरीन लेनी है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और कैस्टर ऑयल मैं आज ही लेके आई हूँ, मुझे अपने लिए बनानी थी, तो मैं ये मेडिकल स्टोर से लेके जस्ट पहुंची हूँ। तो जो कैस्टर ऑयल है ये मैंने मेडिकल स्टोर से लिया है, वैसे ये परचून की शॉप पे भी मिल जाता है, और किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बहुत थिक होता है ये। और थिकनेस की वजह से ही कैस्टर ऑयल या बादाम का तेल, इन दोनों में से एक लेना है, पतला तेल नहीं लेना है। तो ये कैस्टर ऑयल जो है ये भी हम 4 चम्मच के राउंड ले लेंगे। और बस इसको जो है, जो हमने ये सारी तीनों चीजें मिलाई, अब चाहो तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ग्लिसरीन है और ये सारी चीजें हैं ये सारा वो काम कर देती है जो विटामिन ई करता है, और मतलब बहुत मॉइस्ट वैसे ही रखता है ये हाथों को, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं डालती। अब इस जो ये तीनों चीज मिलके कटोरी में आई है ना, इसको हम बस मिलाएंगे बहुत अच्छे से, और मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स ये तीनों चीजें आपस में मिलके बिल्कुल बढ़िया से एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, और बिल्कुल क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी की ये बन जाती है। आप विस्क करते जाएंगे ना, तो ये जो हरा रंग है, हरे से हल्के 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 फिरते फिरते व्हाइट कलर का ये जो क्रीम है रेडी हो जाता है, और बिल्कुल थिक सा एक जैसे सीरम होता है ना, सीरम की कंसिस्टेंसी का ये जो पेस्ट है ये तैयार हो जाता है। आपने देखा, आपकी मतलब आपके सामने ही मैंने कुछ बस बहुत थोड़ा सा मिलाया, और ये देखिए इस तरीके का बन गया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समय के साथ रखे रखे ये तीनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी, या ये जो कंसिस्टेंसी अलग हो जाएगी, या तेल अलग हो जाएगा, क्रीम वो ग्लिसरीन अलग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा ये अभी दिख रहा है आपको, ये वैसा ही रहता है, बिल्कुल भी इसके टेक्सचर में और इसके कंसिस्टेंसी में डिफरेंस नहीं आता है। मैं अपनी बताऊं तो मेरे स्किन जो है वो ऑयली टू नॉर्मल है, तो मुझे बहुत ज्यादा चेहरे पे मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसको चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान करे। मैं इसको पर्सनली पैरों में ज्यादा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों की स्किन ड्राई हो जाती है और पैरों में बहुत अच्छा काम करती है। हाथों में भी लगाती हूँ सोते समय, क्योंकि दिन भर हाथ पानी में और काम में रहते हैं, तो उतना मेरे को टाइम नहीं लगता इसे बना लगाने का। सोते समय हाथों में इसको लगाती हूँ, और पैरों में तो नहाने के बाद लग जाती है, और बहुत बढ़िया काम करती है फ्रेंड्स। जब से मैंने ये क्रीम बनाई है, मुझे कोई भी बाहर से कुछ भी अलग से स्पेसिफिक फुट क्रीम या हैंड क्रीम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
आप कोई भी थिक क्रीम मार्केट से लेंगे पैरों और हाथों में लगाने के लिए, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए वो तो जो है स्किन को सॉफ्ट करती है, लेकिन बाद में पूरा दिन उसका जो मॉइस्चर है वो नहीं चलता है। लेकिन ये आपने अगर एक बार लगा ली सुबह नहाने के बाद या वैसे भी, तो ये पूरा मतलब आपके सोने सोने तक, रात तक ये इसका जो मॉइस्चर है वो आपके स्किन को नहीं छोड़ेगा। एक बिल्कुल सपल सी स्किन हो जाती है, बहुत बढ़िया सी। ये आप जब बनाएंगे और अप्लाई करेंगे तभी आपको आइडिया आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको अपने हाथों में लगा के दिखा दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी ज्यादा ले ली थी एक्चुअली, ये बहुत थोड़ी सी लगती है, मतलब बहुत ही जरा सी। ये जो मैंने ली है ना, इतनी क्रीम मैं अपने एक पैर पे लगाती हूँ, समझ लीजिए इतनी, इतने से हो जाता है। और ये ज्यादा लग गई थी, थोड़ा कम लगाती तो ये आपको स्किन में अच्छे से दिख जाती है एब्जॉर्ब होते हुए। ये मुझसे थोड़ी सी ज्यादा सी लग गई थी, और स्किन देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। इतनी जल्दी स्किन जो है इसको एब्जॉर्ब करती है, और ग्लिसरीन होने की वजह से जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। मतलब ये नहीं कि आपने क्रीम क्रीम लगाई और थोड़ी देर बाद वो पुछ गई तो फिर वो जो मॉइस्चर है वो हट जाए और हाथ आपके ड्राई होने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्लिसरीन की वजह से जो मॉइस्चर है, जो सॉफ्टनेस है ना, वो आपकी स्किन के अंदर तक जाती है और बहुत बढ़िया काम करती है। हाथ पैरों के लिए तो ये बिल्कुल जादू ही असर करती है। आप चाहें तो इस विंटर बना के लगा के देख सकते हैं। अच्छा, ये जो कमेंट आया था इस क्रीम को लेके, आई होप जिन्होंने ये देख लिया होगा मेथड, और वो सेटिस्फाई हो गए होंगे। अच्छा, आप प्राइस में आपको बताऊं तो ये जो ग्लिसरीन है, ये इसमें एमआरपी 75 समथिंग दिख रही है, और कैस्टर ऑयल की जो एमआरपी है वो ऐसे कितनी दिख रही है इसमें, 60 रुपीज समथिंग है। और जो एलोवेरा जेल है ये 100 रुपीज का है। तो आप मान के चलिए कि 200 रुपए में आपका जो ये लोशन बन रहा है, ये 3 से 4 बार बन जाएगा, 200 रुपए में मात्र। और ये जो लोशन है ना, बहुत जरा सा लगता है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ढेर सारा लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही सस्ता फायदे का सौदा है, और 100% असरकारक भी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जब हाथ में अप्लाई करी थी क्रीम आपको दिखाने के लिए, उसके बाद भी ये सारा मतलब ये सब कुछ मैंने भरा भरा, उसके बाद मैं आपको हाथ अपना लास्ट में दिखाऊंगी। तो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो चुकी थी क्रीम, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी ज्यादा मुझसे लग गई थी। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना हाथ जिसपे मैंने क्रीम लगाई थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हाइप कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।